हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे बफर सॉल्यूशन है क्या और बफर सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है जो हमारी बॉडी में पीएच रेगुलेट करता है। जैसे मेरी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया या बेस ज्यादा हो गया, चीनी खा लिया, तो इसको ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है और अपने पीएच को रेगुलेट करता है। जैसे बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम एसिड या बेस की अगर थोड़ी सी मात्रा मिलाएं और उसके पीएच में कोई चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आप बफर में पहला पढ़ेंगे। पहला होता है सिंपल बफर। फर्स्ट इज सिंपल बफर एंड सेकेंड इज एसिडिक बफर। Second is acidic buffer and third is basic buffer। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये सब बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है। सिंपल बफर का मतलब ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बनते हैं उनको कहते हैं सिंपल बफर। जैसे एग्जांपल की बात हम लोग कर लें, इसमें पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3COONH4। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका सॉल्ट है, तो ये CH3COOH ये वीक एसिड है और साथ ही साथ ये किसका सॉल्ट है, ये NH4OH यानी वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो भी सॉल्ट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे सिंपल बफर। दूसरा आता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर होते क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसमें कि वीक एसिड होना चाहिए। फर्स्ट इज वीक एसिड और दूसरी बात है कि इसका जो सॉल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड हो और इसी का सॉल्ट हो विद उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपने ले लिया वीक एसिड में ले लिया CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब इसका सॉल्ट हम लोग लेंगे जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर इसका सॉल्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड और इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। तो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। नाउ हम लोग बात करेंगे बेसिक बफर की। तो बेसिक बफर कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसमें होना चाहिए वीक बेस। वीक बेस के साथ साथ होना चाहिए इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंडीशन है। तो अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो पहले एग्जांपल लेंगे वीक बेस की, सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो सॉल्ट बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए। जैसे HCl हो गया तो इसका जो बनाएंगे सॉल्ट तो बनेगा NH4Cl। ये हो गया हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, सिंपल बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सिंपल बफर क्या होंगे, ऐसे बफर जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट होंगे। एसिडिक बफर क्या होंगे, वीक एसिड होना चाहिए और उसी का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COONA। दूसरा हो गया बेसिक बफर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक वीक बेस होना चाहिए और इसी का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है और सॉल्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बफर कैपेसिटी। तो हम लोग पहले समझेंगे बफर कैपेसिटी होती क्या है। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी का मतलब है कितना मोल्स ऑफ एसिड या कितना मोल्स ऑफ बेस हम किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। तो उसके ऐड करने से उसका जो पीएच है उसमें कितना चेंज आ रहा है। मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 liter of solution upon change in pH, upon change in pH। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बफर कैपेसिटी। मतलब मान लिया किसी भी सोल्यूशन का 1 लीटर ले लिया बफर सोल्यूशन में, है ना, उसमें अगर मैंने 1 मोल मिलाया वीक एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
तो उसके पीएच में कितना चेंज आएगा, तो इससे मुझे मालूम चलेगा बफर कैपेसिटी। अच्छा, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब हो सकती है? बफर कैपेसिटी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तब होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये लगभग सेम हो जाए, तो बफर कैपेसिटी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। अच्छा, इसको समझे कैसे, कैसे मालूम चला? तो इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय हेंडरसन इक्वेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय हेंडरसन इक्वेशन, बाय हेंडरसन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है पहले समझे। इसमें हम लोग पीएच का फॉर्मूला होता है निकालने का, पीएच बराबर होता है पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहां पे पी के ए कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग निकालते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ये बन जाता है आपका पी के ए, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है। और प्लस लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अगर मान लिया किसी सॉल्यूशन में ऐसा कोई सॉल्ट है जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, तो वहां पर इसका हम लोग कंजुगेट बेस यूज करेंगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उस बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका पीएच जो बफर कैपेसिटी है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पीएच इसके हिसाब से निकाल करके चेक करेंगे कब ये ज्यादा आएगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर बराबर हो जाएगा तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पी के ए, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। इस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। सपोज हमारे क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी के ए इज इक्वल टू 9 और अगेन दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये दे रखा है नियर अबाउट 10 मोल पर लीटर, ठीक है ना। और इसके बाद दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और इसका कंसंट्रेशन मान लिया सेम दे रखा है 10 मोल पर लीटर। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें, इस वैल्यू को इस वाले फार्मूले में पुट करें, तो ये मेरा फार्मूले में क्या आएगा? पीएच इज इक्वल टू पी के कितना दे रखा है? 9 प्लस का क्या लिखेंगे? लॉग, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 10 और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये भी कितना दे रखा है? 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो अब इसको इस वैल्यू को यहां अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या आने वाला है? ये पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा आपका 9 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 9। इस तरीके से हम पीएच की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 9। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे मान लिया कंसंट्रेशन मैंने यहां सेम रख दिया तो आपने इजीली कैलकुलेट किया, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो आपको कंसंट्रेशन यहाँ रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया होगा और फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा। कुछ लॉग के टर्म उनको आप याद रखें, जैसे लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है ना, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, log आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप सवाल में पुट करके वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते अभी आपने पढ़ा था कि पीएच यानी बफर सोल्यूशन का जो पीएच निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हेंडरसन इक्वेशन से। तो हेंडरसन इक्वेशन में पीएच के साथ साथ हम पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच जैसे निकालते हैं, एसिडिक बफर दिया है तो आप क्या निकाल ले लेंगे? पीएच निकाल ले लेंगे। अगर मान लिया बेसिक बफर दिया है तो बेसिक बफर में पहले हम लोग पीओएच निकालेंगे। तो पीओएच कैसे निकालेंगे? यहां पर फार्मूले में कर देंगे पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और नीचे क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब जब पीओएच आप निकालेंगे तो फिर आपको पीएच फाइंड करना होगा। अब पीएच को फाइंड करने के लिए आप छोटा सा फार्मूला और ट्राई करेंगे, ये होता है पीएच और प्लस पीओएच, इसकी वैल्यू होती है 14। पीएच और पीओएच की वैल्यू कितनी होती है? 14।
मान लिया बेसिक बफर में आपने पीओएच निकाल लिया, तो पीओएच निकाल लिए, आपको चाहिए पीएच, तो जो पीओएच की वैल्यू आएगी उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच कर देंगे तो आपको पीएच की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। थैंक यू। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं केएसपी से। तो पहले ये समझे ये है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। यानी किसी भी सॉल्ट में अगर मैं उसको देखूं तो जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर मैं ब्रेक करूं वाटर में तो ये बनेगा Na+ और अगेन बनेगा Cl-। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, बस सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आयंस बनेंगे उनका जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ही कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये पार्टिकुलर सॉल्ट के लिए फिक्स होता है। जैसे अगर मैं इसका केएसपी निकालूं तो कैसे आएगा, केएसपी बराबर कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Na+ एंड लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। ऐसे बस ये कंडीशन क्या है, सॉल्ट हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका एक जनरल ट्रेंड वाला फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं, केएसपी कैसे निकालते हैं। केएसपी बराबर होता है ये x की पावर x और ये हो जाएगा y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। तो अगर मैं इसमें x और y की बात करूं तो ये क्या है, ये x और जो y होते हैं वो हर सॉल्ट में जितने भी आयंस होते हैं उनका कोफिशिएंट होता है। जैसे NaCl में हो गया, Na का कोफिशिएंट 1, Cl का कोफिशिएंट 1। अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग आयन का कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर x और y क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ आयंस, ये आयनों के कोफिशिएंट है, ठीक है ना। और s क्या है, सॉल्युबिलिटी है। s का मीनिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। तो ये कोफिशिएंट हो गया x और y, सॉल्युबिलिटी हो गया। और यहाँ पे हम लोग जो केएसपी लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लिया इसका निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट CaCl2 का, तो यहाँ पर देखिए इसका केएसपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम आयन का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1, एक ही कैल्शियम है ना। यहाँ पर देखिए इस क्लोराइड आयन का कोफिशिएंट कितना है, 2, यानी ये हो गया x और ये हो गया मेरा y। इसकी वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो क्या आएगा, 1 की पावर 1 और इंटू क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और इंटू लिखेंगे s और ऊपर लिख देंगे x यानी 1 और प्लस 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, KSP बराबर 2 2 जा 4 और 1 जा 4 और ये आएगा s की पावर 3, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन में दिया होता केएसपी, आपसे पूछेगा सॉल्युबिलिटी, तो ये क्यूब रूट इधर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको सॉल्युबिलिटी दे रखा, केएसपी फाइंड करना है, तो 4 इंटू सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी पावर क्या लगाएंगे, 3, और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका केएसपी आ जाएगा। एक मोर थिंग और आपको बताना चाहते हैं कि जो केएसपी है कभी कभी इसका रिलेशन KIP से भी कराना होता है। तो केएसपी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और KIP क्या है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये केएसपी जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो KIP है ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसको आप वहां पे पढ़े होंगे, कोफिशिएंट जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और KIP क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी KSP, अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है KIP से तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्ट ज्यादा सोल्यूबल है। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूं यानी आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ऐसे केस में मेरा जो गिवन सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, ठीक है ना। तो KSP और KIP से रिलेशन से वही क्वेश्चन लॉजिकल बनते हैं कि वो कब प्रेसिपिटेट बनाएगा, कब वो सॉल्ट सोल्यूबल होगा, कब वो सॉल्ट सोल्यूबल नहीं होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए KSP से, तभी वो प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा। थैंक यू।